What's up, guys? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज की कोट देखिए कितनी प्यारी है. Start by doing what is necessary, then do what is possible, and suddenly you are doing the impossible. इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ. एग्जाम्पल ले लीजिए. स्टार्टिंग में जब यहाँ पे हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में कह सकते हैं जब पहिया का आविष्कार हुआ, तो जब पहिया का आविष्कार हुआ उससे पहले आदमी क्या करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, घसीट के सामान को ले जाते थे. ठीक है ना. तो तब उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती थी. तो नेसेसिटी क्या थी उस टाइम पे? पहिया था. जैसे ही पहिया लगा दिए गए सामान में नीचे या फिर किसी भी गाड़ी में नीचे, तो सामान को ले जाना आसान हो गया. उसके बाद में इन पहिया को हम गाड़ी में लगाने लगे. उसके बाद में इन पहिया को हम एरोप्लेन में लगाते हैं और जरा सी देर एरोप्लेन चलता है पहिया पे, उसके बाद में उड़ जाता है. जी हाँ, ये बाद में वो इम्पॉसिबल वाली चीज हो जाती है जब हवाई जहाज उड़ता है, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कभी. ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है यार. स्टार्टिंग में अपना सिलेबस डिफाइन करो, स्टार्टिंग में अपना टाइम ऑफ आवर डिफाइन करो और उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो. स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं कितनी ट्रबल हो रहा है, बहुत ही टफ चीज है, लेकिन आराम आराम से आप उसको एक ऐसे कंफर्टेबल जोन में ले आओगे अगर कंटिन्यूटी में चीजों को करते रहे. आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस जोन में आके खड़ा हो जाऊंगा. कोई भी टॉपर स्टार्टिंग में नहीं सोचता है कि मैं टॉपर बनूंगा फ्यूचर में. पर लेकिन वो अपने आप को कंसिस्टेंट रखता है और अपनी पढ़ाई लगातार करता रहता है और वो टॉपर बन जाता है. तो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, जहां पे है वहीं पे ही अपने टाइम को एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए. तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होने लगेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे. ओके. तो आज हम नाइन्थ लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें हम फिफ्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे. अब तक हम एट्थ लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. 8 लेक्चर तक उसमें हम 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं. एक बार देख लीजिए यहाँ पे. ये वाला सेक्शन, इसमें 2 चैप्टर थे हम डिस्कस कर चुके हैं. ये वाला सेक्शन हम इसके 2 चैप्टर इसके भी डिस्कस कर चुके हैं. आज हमारा फिफ्थ चैप्टर है. फिफ्थ चैप्टर में क्या है? फिफ्थ चैप्टर ये है फिस्कल फ्रेमवर्क. द वर्ल्ड इज चेंजिंग, शुड इंडिया चेंज टू. क्या वर्ल्ड चेंज हो रहा है, क्या इंडिया को भी चेंज होना चाहिए? इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये 4 पॉइंट है इसमें ओनली. इन 4 पॉइंटों को अच्छे से डिस्कस करते हैं. समझाता हूं आप लोगों को अच्छे से इस चैप्टर में है क्या और किस तरीके से इंडिया के रेफरेंस में भी और वर्ल्ड के रेफरेंस में भी. ओके. तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पॉइंट है. इस इंट्रोडक्शन के पॉइंट उन्होंने स्टार्ट किसे किया है? यहाँ से स्टार्ट किया कि जब से गवर्नमेंट पावर में आई है, 2014 की बात कर रहे हैं, जब से बीजेपी चुन के गवर्नमेंट पावर में आई है, उसके बाद से उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस देना स्टार्ट कर दिया. और अब जो फिस्कल डेफिसिट है उसका टारगेट क्या है? उसको घटाते पहले ये था 2013-14 में, अब यहाँ तक आ गया है सक्सेसिव 3 ईयर. अब ये स्टोरी आपको तब समझ में आएगी जब आपको फिस्कल वर्ड समझ में आएगा, फिस्कल डेफिसिट समझ में आएगा, फिस्कल कंसोलिडेशन समझ में आएगा. अब इनको देख लेते हैं पहले ये है क्या. तो फिस्कल वर्ड का जो फिस्क होता है ये होता है फिस्क. इसको फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है. इसमें फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं? ट्रेजरी. मतलब गवर्नमेंट का धन. फ्रेंच वर्ड में इसको ट्रेजरी बोलते हैं. और अब फिस्कल क्या होता है? ये फिस्कल पॉलिसी क्या होगा इससे रिलेटेड? फिस्कल पॉलिसी होती है रिवेन्यू, रिवेन्यू प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. अब इसको समझ लिए थोड़ा सा. मतलब फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? एक साइड में तो बोला है इन्होंने रिवेन्यू. रिवेन्यू मतलब जो कमाई हो रही है, कहीं से भी कमाई हो रही है, कहीं से भी लेके आ रहे हैं या फिर कमाई हो रही है कहीं से, मतलब अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है. और जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ खर्च कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं किसी को या फिर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसका जो ओवरव्यू निकाला जाता है एक साल के अंदर दोनों को जोड़ के, वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है. ठीक है, उसको फिस्कल पॉलिसी बोल देते हैं हम लोग. मतलब कितना हम कमाई कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं. अब जब फिस्कल डेफिसिट कब हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट तब होगा ना जब हम कमा तो रहे हैं 40 रुपए और खर्च कर रहे हैं कितने? 50 रुपए. तो कितना हो गया? 10 रुपए का क्या हो गया? कमी हो गई. तो इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिशिएट. 10 रुपए की कमी आ गई. अब यहाँ पे टोटल फिस्कल पॉलिसी क्या थी? रिवेन्यू कितना था और खर्च कितना कर रहे थे. पर लेकिन क्या कर रहे हैं? रिवेन्यू तो है 40 रुपए और खर्च कर रहे हैं कितने? 50 रुपए. 10 रुपए दोस्तों से भी ले लिए. मान लीजिए 40 रुपए है, 10 रुपए दोस्तों से भी ले लिए. यार मुझे एक शर्ट लेके आनी है या कुछ और करना है. क्या करना है? सिगरेट का पैकेट लेके आना है. मत पियो यार, बहुत ही गंदी होती है हेल्थ के लिए. ठीक है, छोड़ दो. तो क्या हो गया? 10 रुपए और उधार ले लिए लोगों से. तो वो क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट बन गया. अब तो ये फिस्कल डेफिसिट होता है. अब दो चीजें समझने की जरूरत है यहाँ पे. फिस्कल पॉलिसी मतलब कंप्लीट कंबाइन क्या करती है? देखिए, दो चीजें होती हैं जब गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करती है या जो भी चीजें रहती हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं. एक साइड में तो होता है आरबीआई, ठीक है, और दूसरी साइड में होती है गवर्नमेंट. जो भी कोई घटना है, बढ़ना है, क्या चीजें हो रही हैं, मतलब एक तरीके से जो ये इन्फ्लेशन वगैरह कितना घटना है, इन्फ्लेशन वगैरह कितना बढ़ना है, या फिर क्या आज की डेट में महंगाई है मार्केट में, तो कुछ भी इस तरीके की चीजें जो होती है, वो दो दो पार्ट है गवर्नमेंट के जो डिसाइड करते हैं मिलके. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में बोल सकते हैं आप इनको. एक तो होता है आरबीआई.
आरबीआई जो इन चीजों को हैंडल करता है, इंटरेस्ट रेट घटा के, ये जो इसके रेपो रेट वगैरह होते हैं, जितने भी इसके रेट होते हैं, उनको घटा के बढ़ा के, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनिटर करता है वो, तो उसको बोलने लगे हम मॉनेटरी पॉलिसी। पर अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट किसी चीजों को हैंडल कर रही है, महंगाई को हैंडल कर रही है, इन्फ्लेशन को हैंडल कर रही है, अपने कुछ भी टैक्स लगा के या फिर स्पेंडिंग करके, जो भी गवर्नमेंट करती है, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो जो आरबीआई करता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो ये तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट को, आरबीआई का रोल डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पे। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड होता है, हम कंप्लीटली जो हमारा फोकस रहेगा वो इस वाली पोर्शन पे हमारा फोकस रहने वाला है। ठीक है, होता क्यों है, इसको यूज क्यों करते हैं, इसका गोल क्या होता है, इन दोनों का यूज करने का गोल क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी में ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा जाए, जिसको हम महंगाई भी बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने प्याज में देखा होगा और नमक में भी देखा होगा, जब डिमोनेटाइजेशन आया था, भागने लगे थे ना सब, सबने नमक की थैलियां भी खरीद खरीद के रख ली यार। मतलब कुछ भी हवा फैला दो हमारे देश में, जरा सी देर में फैल जाता है। और तीसरा क्या हो गया, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करानी है इकोनॉमी में। तो ये सारा काम एक साथ करना होता है, इसीलिए ये दोनों पॉलिसी मिला के यूज की जाती है। अब फिजिकल पॉलिसी को देखिए आप, फिजिकल पॉलिसी किस लिए होती है, एक तरीके से अगर आप पूरी पॉलिसी को क्या बताया गया, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब ओवरऑल क्या करना है, एक बजट अपना बना के रखना है, पूरा बजट नहीं बिगड़ने देना है। ओके, अब ये फिजिकल पॉलिसी का आइडिया कहाँ से आया, किसने दिया था ये आइडिया, बहुत ही महान मतलब साइंटिस्ट बोल सकते हैं, इकोनॉमिक साइंटिस्ट आप इनको बोल सकते हैं, वैज्ञानिक, नाम क्या है, जॉन मैनियार्ड केनीज। ठीक है, जॉन मैनियार्ड केनीज, 1930, जबकि बहुत ही धांसू वाला आप बोल सकते हैं, क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इस टाइम पे हिला के रख दिया था पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को। आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और नॉर्मल जहां हिस्ट्री की बात आती है वहां भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये उस टाइम की बात है, तो आप लोगों को इनका नाम भी याद रखना है, बहुत बार यूज होता है। तो ये इनका आइडिया था, बहुत ही महान वैज्ञानिक है ये, इकोनॉमी के फील्ड से रिलेटेड। फिजिकल पॉलिसी डील किस किस से करती है, वही टैक्सेशन लगा देना, या कहाँ कहाँ पे हमको एक्सपेंडिचर करना है, टैक्स की पॉलिसीज क्या क्या है, वही सब, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आना है, डेप्ट वगैरह कहाँ से लेना है, ये सब चीजें फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, किन दो चीजों में, फिजिकल पॉलिसी में और मॉनेटरी पॉलिसी में। अब जल्दी से देख लीजिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है जो एक मेन पॉइंट होता है, पर हल्का हल्का सा देख लीजिए। फिजिकल पॉलिसी की होती है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं और रिवेन्यू को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और किस चीजों को और चीजें की जाती हैं, मतलब एक तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी करने के लिए, इंप्लॉयमेंट को देखने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब इन लोगों को, मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं यार इसमें, नॉर्मल एक पूरा टॉपिक इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। वही हो गया कि कहाँ से पैसा लाना है और कहाँ पे पैसा ले जाना है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्री की कोई भी अथॉरिटी, मतलब जो सेंट्रल बैंक होता है, तो वो इसको कंट्रोल करता है। जैसे इंडिया में कौन हो गया, आरबीआई हो गया, आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, इंडिया में। तो ये करता क्या है, नॉर्मली यही करता है कि देखिए कितना ग्रोथ होना है, इन्फ्लेशन वगैरह कैसे कंट्रोल करना है, एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, जैसे कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है, बाहर कहाँ जा रहा है, किस तरीके से करेंसी, मतलब करेंसी किस कंट्री से कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे कितनी जानी चाहिए, और ऊपर से मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो कितना होना चाहिए, वो भी मैक्सिमम हद तक यही डिसाइड करता है हमारा बैंक। ठीक है ना, बैंक किस हिसाब से करता है, यही होता है इसके सीआरआर, एसएलआर, जो ये सारे रेट्स होते हैं, आप लोग सब जानते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं। क्वांटिटी क्वांटिटी ईजिंग वाली, जो कि यूएसए ने यूज किया है कई बार अपनी मार्केट में बहुत ज्यादा मनी को पंप करने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जैसे कि मतलब सबके लिए रहता है अपना, कितने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपने सारे शेयर्स वगैरह अपने बेचती है या खरीदती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है ना इन सारी पॉलिसीज का, वो क्या होता है, वो होता है मार्केट में पैसा बढ़ाने और घटाने के लिए, लिक्विडिटी मार्केट में लाने और लिक्विडिटी मार्केट से घटाने के लिए। लिक्विडिटी क्या होती है, जितना मनी का फ्लो मार्केट में रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके हाथ में पैसा है, तो आप क्या करेंगे, कुछ जाके खरीदेंगे, फोन लेके आएंगे, या फिर कोई गाड़ी लेके आएंगे, या फिर कोई मतलब टू व्हीलर लेके आएंगे। आपके हाथ में पैसा है इसीलिए लेके आ रहे हैं ना। पर लेकिन अगर क्या कर दे, कोई भी बैंक वगैरह है, कोई भी क्या कर दे, अगर रेट ज्यादा बढ़ा दे एकदम, ठीक है ना, लोन का रेट बढ़ा दे या फिर कुछ भी इस तरीके की चीजें कर दे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो महंगी होगी, तो आप रुक जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट है छोटे छोटे से, मतलब थोड़े टाइम के लिए आदमी को रोकने के लिए, जब तक कि एक प्रॉपर वे में इकोनॉमी न चलने लगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और इस तरीके से सेंट्रल बैंक दोनों यूज करते हैं हमारे जैसे सिटीजन को कंट्रोल करने के लिए।
अब फिस्कल डेफिसिट का रीजन क्या होता है? रीजन देखिए, बहुत सारी सब्सिडीज दे देते हैं उठा के। सब्सिडीज दे दी, कहीं पे फूड सिक्योरिटी में सब्सिडी दे रही है, पहले पहले इनमें पेट्रोल डीजल वगैरह में दिया करते थे, जो यूरिया वगैरह हुए थे उनमें भी दिया करते थे, मतलब जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं। तो बहुत जगह सब्सिडीज दे देते हैं, पर सब्सिडीज एक प्रॉपर वे में नहीं दी जाती है, और जिनको देनी होती है उन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, फिर लीकेज होते हैं बहुत सारे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या होता है? पेमेंट इंटरेस्ट। मतलब जैसे हमने बाहर से लोन ले रखा है, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है हमको, तो वो ह्यूज पेमेंट होता है, बहुत ही लार्ज स्केल पे इंटरेस्ट ले रखा होता है, और उनको पेमेंट करना होता है। दूसरा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर कैसे होता है? ये फिजिकल डेफिसिट कैसे क्रिएट करता है? क्योंकि यार डिफेंस एक्सपेंडिचर देखिए क्या होता है। नॉर्मली हमने डिफेंस में मान लीजिए बहुत सारे पैसे दे दिए, तो उससे हमको प्रोडक्टिव वे में कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई मशीन खरीदी आज के डेट में, चाय बनाने की कॉफी खरीद ली मान लीजिए। वो चाय बनाने की कॉफी बोल रहा हूँ यार, कुछ भी निकलता है आधी बार तो मुंह से। मतलब कॉफी बनाने की मशीन खरीद ली मान लीजिए। तो जो मशीन खरीदी गई है उससे क्या करेंगे आप? कॉफी बनाएंगे, कॉफी बना के बेचेंगे उसको। तो उसको बेचने के बाद में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पर लेकिन डिफेंस में जो जो इन्वेस्ट किया जाता है, उसका ऐसा कुछ आउटपुट निकल के नहीं आता है। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिफेंस में हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो बाहर वाले कंट्री जो हमारे पड़ोसी हैं, वो अंदर आके घुस जाएंगे, जरा सी देर में उठा के ले जाएंगे यहाँ से सब सामान। वो एक अलग चीज है। पर लेकिन अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जितना डिफेंस में हम एक्सपेंडिचर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे आउटपुट नहीं मिलता है। पर लेकिन आउटपुट दिलाने में और जगह से वो हेल्प करता है, क्योंकि कंट्री में स्टेबिलिटी रहेगी तभी तो आउटपुट आएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन होता है, फिजिकल डेफिसिट में काउंट होता है। इसको समझिएगा जो जैसा मैंने बोला है, ठीक है ना? मतलब डायरेक्ट वे में कुछ प्रोवाइड नहीं कराता है, पर इनडायरेक्ट वे में प्रोवाइड कराता है ये। ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गई, जितनी हमारे जितने भी यहाँ पे हैं, सारे क्या करता है, जितनी भी कंपनी ले लीजिए पब्लिक की, आप बीएसएनएल को ले लीजिए या फिर एमटीएनएल वगैरह ले लीजिए, सारे क्या करते हैं? लॉस में चलते रहते हैं मैक्सिमम टाइम। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर वे में एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और कहाँ पे क्या इनको इम्प्लीमेंट करना है। मतलब वही होता है ना, एक बार बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाए तो दामाद बन गए हैं, काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो दामाद पना जो होता है, वो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट को नहीं, एक तरीके से हम ही को झेलना पड़ता है। बोल रहे तो गवर्नमेंट रहे, लेकिन टैक्स पेयर का ही पैसा रहता है, वो अपने जेब से थोड़ी ना देता है, कोई नेता बैठा रहता है। टैक्स इवेजन बहुत ही यूज है इंडिया में। इंडिया में क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा लेवल पे टैक्स का इवेजन करते हैं, मतलब टैक्स देने से बचने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। वीक रिवेन्यू मोबिलाइजेशन, मतलब पैसा जो है ढंग से मोबिलाइज नहीं होता है, पता नहीं काले धन के रूप में कहाँ कहाँ कितना सारा पड़ा हुआ है। बस वही रहता है यार, इतना गलत तरीके से, मतलब मनी जो है किसी के गद्दों के नीचे पाई जाती है, तो किसी के वॉशरूम में पाई जाती है, किसी के कहीं पे गड़ी हुई पाई जाती है। तो उसका यूज नहीं होता है, बहुत ही गलत तरीके से उसको इकट्ठे करके रखा जाता है, जिसके वजह से अब डिमोनेटाइजेशन हुआ है, यहाँ से पैसे निकाले भी गए हैं। यूज बोरोइंग, बोरोइंग इतनी ज्यादा ले रखी है, उसका फिर इंटरेस्ट पेमेंट देखिए, बोरोइंग का क्या चक्कर रहता है, यहाँ से बोरोइंग लिया और उधर से इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से खतरनाक है ये। इसीलिए अगर आपको भी कभी भी खुद के लिए भी किसी से उधार लेना हो, तो बचिए उधार लेने से। अपना काम अगर कम में चला सकते हो तो कम में चलाइए। उधार लेने का मतलब है आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और फिर उसको मूल भी देना है, तो वो आपको दोनों तरफ से गड्ढे में ले जाता है। और ये तो इतना ज्यादा है जिसकी कुछ हद नहीं है। इलेक्शन आए, इलेक्शन में सबका मैनिफेस्टो पढ़ा करो। मैं तुमको साइकिल दूंगा, मैं तुमको लैपटॉप दूंगा, कहीं पे बोला जाता है मैं कुछ दूंगा, कहीं पे बोला जाता है फ्री खाना मिलेगा, कहीं पे बोला जाता है फ्री बिजली और पानी मिलेगा। तो ये मतलब एक तरीके से यार, किसको फ्री चाहिए? फ्री तो आप आदत डाल दिया लोगों को फ्री दे देगे। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। कम से कम आदमी जो है, जब प्रोडक्टिव वे में काम करेगा तो तभी तो आदमी एक प्रोडक्टिव में रहेगा। आप लोगों ने देखे, जब मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का लेक्चर भी ले रहा था, तो आप लोगों ने तब भी पढ़ा होगा उसमें, न्यूज़पेपर वाले लेक्चर में। वहां पे क्या बताई गई है? यही चीजें बताई गई कि स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री ने, उनको बोला गया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहिए आप लोगों को। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक मिनिमम इनकम होती है, जिससे कि आप लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो स्विट्जरलैंड वाले सब आदमियों ने मना कर दिया। तो मना किस लिए कर दिया? क्योंकि वे जानते हैं अगर ये ऐसी इनकम यहाँ पे दी जाने लगी तो कोई भी काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी काम करना बंद कर देगी, और जो ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन डेड बन जाएगा। कोई भी कैपिटल नहीं रहेगा, कोई भी काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसलिए वो सारी चीजें देखते हुए क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करके चलने की कोशिश करते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पड़ जाती है यार। नॉर्मल सी बात है, इन चीजों को कंट्रोल रखेंगे तभी तो चीजें हो पाएंगी। तो ये इस तरीके की आदत हम लोगों को भी अपनी सिटीजन को डालनी है। तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए काम करना है हम लोगों को, उनको भी प्रोडक्टिव वे में, प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लेके चलना है। ठीक है। तो ये वाला हो गया जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट होते हैं। ऐसे ऐसे रीजन है, इनकी वजह से फिजिकल डेफिसिट होते हैं। देखिए अब इसका इतना खतरनाक इम्पैक्ट होता है अगर इसको ढंग से देखा जाए। और वो खतरनाक इम्पैक्ट आगे कहाँ पे रुकता है? ना तो किसी गवर्नमेंट के ऊपर रुकता है, ना किसी के ऊपर रुकता है, वो यहाँ पे आके इम्पैक्ट डालता है सीधा। सोशल इनसिक्योरिटी, मतलब कॉमन आदमियों पे इम्पैक्ट डालता है सीधा आगे। अगर फिजिकल डेफिसिट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी और डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट ये है, मान लीजिए एसबीआई है।
एसबीआई में गवर्नमेंट के शेयर हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लीजिए गवर्नमेंट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ही, पूरा वो एक्यूरेट चीजें नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ओनली एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। एसबीआई में मान लीजिए गवर्नमेंट के शेयर कितने हैं, मान लीजिए 70% शेयर है गवर्नमेंट के, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके क्या करेगी, 10% शेयर किसी प्राइवेट को बेच देगी। तो अब क्या रह गया, गवर्नमेंट के ओनली 60% शेयर रह गए इसमें। इसी तरीके से बहुत सारे पीएसयू, एनटीपीसी ले लीजिए, या फिर मैं आई मतलब बीएचईएल ले लीजिए, बहुत सारे हैं यार, डीआरडीओ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो ये सारे पीएसयू है, इनको प्राइवेटाइजेशन किया जाता है डिस इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो प्राइवेट वालों को ये बेचा जाता है, उससे गवर्नमेंट को कमाई होती है। पर गवर्नमेंट को कमाई तो होती है, क्या होता है, कंट्रोल कंट्रोल खो देती है गवर्नमेंट काफी चीजों के ऊपर। जब कंट्रोल खो देती है तो फिर मार्केट जो प्राइवेट के हाथ में जाती है, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे काम करेंगे, जहां उनको प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से करेंगे, नहीं तो ऐसी तैसी में जाए दुनियादारी। तो फिर वो बहुत ही ज्यादा सीवियर इंपैक्ट डालने लगते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से रिड्यूस सोशल स्पेंडिंग, जब फिजिकल डेफिसिट हो जाता है तो सोशल स्पेंडिंग करने को ही नहीं बचती है, गवर्नमेंट के पास में पैसा ही नहीं रहता है। तो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। क्यों, क्योंकि वहां पे भी तभी होगा ना जब दोनों साइड से, देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब तभी सक्सेसफुल रहेगी ना, दोनों साइड से खर्च करेंगे, थोड़ी ना कि प्राइवेट प्राइवेट वालों से खर्च करवाते रहेंगे। पार्टनरशिप का मतलब है कि दोनों खर्च करो भैया। तो कॉस्ट बर्डन भी बढ़ने लगता है, इससे कॉमन मैन पे जाता है, और ये सीधा क्योंकि इन्फ्लेशन वाला आ जाएगा मार्केट में, फिर वही बात हो जाती है, प्याज जो होने लगेगी, और दाल दाल मतलब दाल बोल, आदमी क्या बोल रहे थे, दाल अब महंगी हो गई थी बहुत ज्यादा, कि मुर्गी खरीद लो यार, इससे अच्छा तो पहले बोलते थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अब घर की दाल मुर्गी बराबर हो गई थी। तो वो चीजें होने लगती है, फिर कॉमन आदमी थ्राई थ्राई मांग करने लगता है, और परचेजिंग पावर घट जाती है, लोगों के पास में पैसा नहीं रहता है, तो खरीदेंगे कहाँ से। तो थ्रेट टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी थ्रेट आने लगती है, क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं वो प्रॉपर एक बहुत सारे तो गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। तो उन पे भी थ्रेट आने लगती है, और भी यार इनस्टेबिलिटी आती है, तो हर जगह आप लोगों ने देखा होगा रिसेशन जैसे आता है उसमें मार्केट में, तो क्या होने लगता है फिर, मतलब जो आदमी जॉब कर रहे हैं उनको जॉब में से निकाल दिया जाता है, तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलने लगती है फिर। तो इनसे भी बचाने के लिए काम करना पड़ता है, तो वो सारी चीजों के लिए फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है, और सीधा इम्पैक्ट फिर यहाँ पे आगे पड़ता है हम जैसे कॉमन आदमियों के ऊपर। ओके। अब मोटे मोटे सी भाषा में दो बात बोलनी है कि इसको सही कैसे करना है यार, गवर्नमेंट जो है अपना देख के खर्च करे और अपनी कमाई के साधन बढ़ाए। यही चीज हो सकती है, खर्च कहाँ करे, जहां उनको खर्च नहीं करना चाहिए वहां खर्च ना करे, और बढ़ाई के साधन टैक्स लगाओ, या फिर कुछ भी अपना, कुछ भी कहीं से भी लाओ, पैसे लाओ, बोरिंग करके लाओ, या जो भी लाना है आपको, मतलब अपना खर्च बढ़ाओगे तो तभी तो फायदा होगा ना। कहीं भी कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं अनाउंसमेंट, तो तब जाके एक बैलेंस बना के आएगा, तभी आप बैलेंस बना सकते हैं, वरना इम्बैलेंस बना रहेगा। अगर आप इन दोनों चीजों को ढंग से नहीं करेंगे, अपना जो खर्चा है और अपनी कमाई है, उन दोनों में बैलेंस नहीं बनाओगे तो। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी को लेके चलना है, इंट्रोडक्शन को ज्यादा ही लंबा बना दिया मैंने। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, फिस्कल पॉलिसी को ज्यादा प्रॉपर वे में लेके चलना है, तो अब किस तरीके से लेके चलना है, दोनों जगह लेके चलना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। आप लोगों को पता होगा जो कि बीटेक वाले इंजीनियर है, जिन्होंने बीटेक करनी स्टार्ट की थी 2008 में, उनको फिर लग गया था कि अब नौकरी नहीं मिलेगी भैया। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था उस टाइम पे, जिसको हम रिसेशन भी बोल रहे थे, ठीक है। उसकी वजह से बहुत पैराडाइम शिफ्ट हुआ हमारी पॉलिसीज में, क्या हुआ, जीरो इंटरेस्ट रेट, मतलब देखिए इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो रख दिया। जीरो किस लिए रख दिया, जीरो इसलिए रख दिया गया क्योंकि मतलब एक तरीके से लोगों की परचेजिंग पावर्टी खत्म हो गई थी, लोग परचेज ही नहीं कर पा रहे थे खुद। तो क्या करना था, ऐसी ऐसी चीजें करनी थी किसी भी तरीके से, मतलब एक तरीके से, देखिए क्या होता है नॉर्मली, लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो वो सामान खरीदेगा, सामान खरीदेगा तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आएगी, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आएगी तभी जाके इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। अगर डिमांड एंड सप्लाई खत्म हो गया तो इकोनॉमी नाम का वर्ड ही खत्म होने लगता है। क्वांटिटी ईजिंग वाली चीजें करनी स्टार्ट कर दी फिर इन्होंने। ये टर्म आप लोगों को बहुत बार सुनने को मिली होगी, खासकर मिलने सुनने को क्या मिलती है, यूएसए के द्वारा की जाती है, या फिर मतलब वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूरोप में जितनी कंट्री है। होता क्या है, बहुत सारी मनी पंप कर दी जाती है मार्केट में, मतलब लोगों को बहुत ही लो रेट पे या फिर बहुत ही आसान तरीके से लोगों के पास में मनी पहुंचाई जाती है, ताकि लोग क्या करें, लोग चीजों को खरीदे, डिमांड क्रिएट हो और फिर सप्लाई बने और इकोनॉमी बढ़ने लगे। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ जाता है, किसी भी तरीके से इकोनॉमी रुक जाती है। तो क्वांटिटिव ईजिंग इसीलिए यूज की जाती है ताकि इकोनॉमी बढ़ने लगे, ठीक है। और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ये भी कॉन्सेप्ट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मतलब अगर कोई भी आदमी आज की डेट में, आप क्या करते हैं, मनी लेके जाते हैं बैंक में, बैंक से क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट रेट मिलता है, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे मतलब एक आप वो भी करते हैं, एफडी भी कराते हैं। तो वो क्या होता है,
पैसे कमाए जाते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, अपना पैसा रखते हैं, एक तो सेव रहता है आराम से और ऊपर से उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब हो गया कि आप अगर पैसा रखने जा रहे हैं ना, समझिएगा इसको, अगर पैसा रखने जा रहे हैं बैंक में, तो बैंक को पैसा आपको देना पड़ेगा अपना पैसा रखवाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये बैंक इसलिए नहीं रखता है, वो चाहता है कि लोगों के हाथ में ही पैसा रहे, हमारे यहाँ पे पैसा जमा ना करे। लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो तभी तो वो खरीदेंगे कुछ, तभी तो डिमांड बढ़ेगी, तभी सप्लाई बढ़ेगी, तभी इकोनॉमी बढ़ेगी। वही कॉन्सेप्ट है तीनों पॉइंट का जो मैंने एक बार बताया। तो ये चीजें यूज की गई उस टाइम पे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, किसी भी तरीके से इकोनॉमी को बढ़ाना था बस, ये इसके पीछे पूरा फंडा था। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में, ये बोल रहे हैं कि जो आज की डेट में न्यू व्यू आ रहा है फिस्कल पॉलिसी पे देखने का, शिफ्ट आ रहा है। क्या शिफ्ट आ रहा है फिस्कल पॉलिसी में, क्या शिफ्ट आ रहा है आज की डेट में, स्टॉक से फ्लो की तरफ को बढ़ रहे हैं। अब स्टॉक्स क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ये दोनों समझ लीजिए आप लोगों को, कई आगे भी यूज होना है ये बहुत ज्यादा है। मतलब आज की डेट में पहले स्टॉक से समझ लीजिए, पहले क्या होता था, पहले हम लोग क्या करते थे, डेप्ट लेते थे, मतलब डेप्ट में रहते थे, उधार ले लिया, तो उसको मेंटेन करने की बात करते थे, किस तरीके से उसको मिनिमाइज करना है, उसको सस्टेन करना है आराम से, मतलब प्रॉब्लम ना होए। तो पहले ये ज्यादा कंसर्न रहता था। अब ये कह रहे हैं इसको हटा के आज की डेट में फ्लो किसके फोकस करते हैं लोग बाग, ये करते हैं ग्रेटर एक्टिविज्म टू फ्लो, मतलब डेफिसिट। डेफिसिट क्या है, उस पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है एज कंपेयर टू डेप्ट। ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है। तो स्टॉक से फ्लो की तरफ को बढ़ रहे हैं, मतलब एक्टिविज्म ज्यादा दिखाना है फ्लो में, डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करना है उस पर फोकस करना है, एज कंपेयर टू डेप्ट कैसे सस्टेन करना है, मिनिमाइज करना है उसकी अपेक्षा में। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, अब इस वाले में देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है ना, इंडिया एंड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोज। तो फ्लोज में क्या बोला था मैंने कि डेफिसिट पे फोकस देना है, न कि डेप्ट पे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, लास्ट 35 ईयर में अगर देखा जाए तो ह्यूज डेफिसिट हुआ है। डेफिसिट क्या हुआ है, एक्सपेंस बहुत ज्यादा, खर्च तो बहुत ज्यादा किया, पर उसके लेवल में ग्रोथ को एक्सेलरेट नहीं कर पाए इतना। और ये ग्रोथ एक्सेलरेट नहीं कर पाए, जो खर्चा किया है, तो उसकी वजह से आप लोगों ने सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। ये वही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है जिस टाइम पे हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और हमने अपना सोना बाहर ले जाके रखा था लंदन के बैंक में, ताकि हमसे वहां से कुछ पैसे मिल सके और हम अपना जो खर्चा है पे कर सके। हमारे पास में 7 दिन का ओनली पेट्रोल बचा था उस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। ये पूरा हिस्ट्री का टॉपिक है, उस टाइम पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पूरा क्राइसिस हुआ था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो प्रॉब्लम क्रिएट होने के कई सारे रीजन थे उस टाइम पे। क्या रीजन था उस टाइम पे, ये देखिए यहाँ से पहले की बात कर रहे हैं, पहले क्या पहले फॉर्मर वाले में, मतलब इससे पहले की अगर बात की जाए तो फिक्स एक्सचेंज रेट था। फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब ना तो हमारी मार्केट इतनी इकोनॉमी, हमारी मार्केट ज्यादा ओपन थी, और जो हम काम करते थे एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी के ऊपर काम करते थे। पर लेकिन लेटर वाले में क्या आ गया, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गया, मतलब मार्केट बेस पे चेंज होने लगी चीजें। अब जो मार्केट में डिमांड सप्लाई रहेगी उसके बेस पे काम करनी चीजें होंगी, डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। तो ये चीज आ गई। आप देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत ही अलग तरीके की इकोनॉमी है। अगर इंडिया की इकोनॉमी अगर देखा जाए तो बड़ी डिफरेंट तरीके की इकोनॉमी है, हमको अपनी इकोनॉमी बड़ी सोच समझ के चलानी पड़ती है। अब पेट्रोल का एक तरीके से, पेट्रोल का एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। होता क्या है, हम क्या करते हैं, नॉर्मली पेट्रोल खरीदते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, पेट्रोल नहीं खरीदते हैं नॉर्मली, खरीदते हैं हम क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में से बहुत सारी चीजें निकलती है, इसमें से ग्लिसरीन निकल गई, या फिर इसमें से मिट्टी का तेल निकल गया, इसमें से डीजल निकल गया। तो ये सारी चीजें फिर इसमें से निकालते हैं हम। ठीक है, फिर इसमें से निकाल के हम इनको फिर बेचते हैं। तो होता क्या है नॉर्मली, जो हम क्रूड ऑयल, मतलब एक तरीके से क्रूड ऑयल खरीदते हैं हम, तो हमको बहुत सारे एक्सपोर्ट भी करने को मिलता है। क्रूड ऑयल तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसके एवज में फिर हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो ये क्रूड जो प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल से जो निकाले जाते हैं, इसमें हम सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे टॉप पे हैं हम। क्यों, क्योंकि हम सबसे ज्यादा हम क्रूड ऑयल भी खरीदते हैं। तो इसीलिए देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या होता है, हमारा जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारे लिए क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारा इंपोर्ट भी महंगा होगा। जब हमारा इंपोर्ट महंगा होगा तो जो इससे प्रोडक्ट बनाते हैं वो महंगे होंगे, तो ये महंगे होंगे तो फिर हमारा एक्सपोर्ट भी घटेगा। क्यों, क्योंकि लोग महंगी चीजें क्यों खरीदेंगे। तो हम बीच में रहते हैं हर टाइम। अगर हम, हमारी इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है, हमको सब चीजों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर ये बढ़ेगा तो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। अगर दूसरी साइड में ले लीजिए, दूसरी साइड में मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो गया, उसका प्राइस कम हो गया बहुत ज्यादा। जब प्राइस कम हो गया तो जो हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं क्रूड ऑयल से, उनका भी प्राइस कम हो जाएगा। और जब उनका प्राइस कम हो जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट जो है बहुत ही कम हो जाएगा, हम मतलब एक्सपोर्ट ढंग से नहीं कर पाएंगे, हमको प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाएगा एक्सपोर्ट में। तो इसीलिए एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही अनप्रेडिक्टिव इकोनॉमी है। एक मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी सेक्टर को ओवरलैप करके हमारी इकोनॉमी डायरेक्ट टर्सरी पे पहुंच गई है। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आती है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और जो प्राइमरी में आते हैं हमारे
जितने भी एग्रीकल्चर वगैरह ले लीजिए, या फिर आप लोग मतलब जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है, और ट्रेजरी में सर्विस आती है, जैसे बैंकिंग सर्विस होगी, डॉक्टर की सर्विस होगी, या फिर केपीओ बीपीओ में जो सर्विस सेंटर में काम करते हैं वो वाला हो गया। तो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे आउट था, जिसके लिए मैंने मेक इन इंडिया चलाया है। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी यहाँ भी डिफरेंट है। नॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है, पहले प्राइमरी पे चलती है, फिर सेकेंडरी पे, फिर टर्सरी पे, जैसे चाइना चली है। तो हमारी इकोनॉमी इसलिए बहुत ही डिफरेंट इकोनॉमी है। तो हमको अपनी इकोनॉमी को बड़े बड़े प्रॉपर वे में काम कराना पड़ता है, तभी हम अच्छे लेवल पे काम कर पाते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे इसके ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे 91 की बात है, जब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। ये देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट था, ये देखिए 7.5 के करीब था, यहाँ पे तो 8 भी पहुंच गया था। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये तो फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी फिजिकल डेफिसिट देख लीजिए आज के डेट में, लगभग यहाँ पे भी कितना चल रहा है, यहाँ पे भी 6 6.5 था। तो इसको भी घटा के ला के बात चल रही थी कि अब इसको घटा के ला के कहाँ पे चल रहा है, 4.5 से अब यहाँ पे लेके आ चुके हैं हम इसको। तो इसीलिए बात चल रही है कि जो हमारा टारगेट है अब आने वाले टाइम में 3.5 के करीब है। तो ये वाला टारगेट हम लोग बना के चल रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करके चलना है। अगर लाइफ में बोल रहा हूँ, अगर कंट्री को आगे कुछ करना है, लाइफ में ही बोल सकते हैं यार, हमारी लाइफ से कनेक्टेड है ना चीजें। तो अगर आगे कुछ फायदा करना है तो इनको कंट्रोल करना है भैया। अब वो तो बात हो गई फ्लो की, अब बात आ गई स्टॉक की। तो इंडिया एंड वर्ल्ड में स्टॉक की बात आ गई, स्टॉक्स की। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों चीजों पर फोकस करके चलना। जो फ्लो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेफिसिट की बात कर रहे हैं, और जो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डेब्ट की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डेब्ट की बात आ गई है, ठीक है ना। तो डेब्ट में क्या बोल रहे हैं कि डेब्ट जिस तरीके से इंडिया ने डेब्ट ले रखा है, जो डेब्ट टू जीडीपी रेशो होता है वो नॉर्मली वो इंडिया का हाइयर है इमर्जिंग मार्केट से। जो नॉर्मल एक ट्रेंड देखने को मिलता है वो उससे हायर है। पर वो हाइयर होते होते हुए भी हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत कम है उसके कंपेयर में, अगर नॉर्मल कंट्रियों को देखा जाए तो उनके कंपेयर में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये इसको दो तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये हो गया फिजिकल कमिटमेंट। फिजिकल कमिटमेंट इंडिया का बहुत ही धांसू है। मतलब अगर नॉर्मली हम डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी किसी से उधार ले रहे हैं, अपने इंटरनल मार्केट में भी किसी से, तो हम उसको पे कर देते हैं बड़े आराम से। पर लेकिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका वाली कंट्री की बात कर रहे हैं, लेटिन अमेरिका हो गया या फिर रशिया हो गया, ये वाली कंट्री पे नहीं कर पाती है इसको। तो ये वाली कंट्रीज को पे ही नहीं कर पाती है, तो इसलिए क्या प्रॉब्लम हो गई, ये वाली कंट्री में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारी कंट्री में इसमें ट्रस्ट किया जा सकता है, हमारी कंट्री कमिटमेंट है, हमारी गवर्नमेंट पे कर देती है उसको आराम से। यहाँ पे थोड़ा लेटिन अमेरिका भी देख लीजिए, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। ये वाला मैक्सिको हो गया ऊपर, मैक्सिको से लेके नीचे तक यहाँ पे पूरा यहाँ चाइल तक, अर्जेंटीना, ये वाला पूरा लेटिन अमेरिका में आ जाता है। क्यूबा आ जाता है, पूरा आ जाता है वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, ये सारे कंट्री यहाँ पे आ गई, पूरा लेटिन अमेरिका वाला पोर्शन हो गया ये। तो लेटिन अमेरिका में भी अगर कोई इंटरनल अपने वहां से कोई उधार लेता है तो वो भी पे नहीं कर पाते हैं। और दूसरा रसिया का भी इसी तरीके का है। पर इंडिया ऐसा कभी नहीं करती है। इंडिया इसलिए बहुत ही कमिटेड कंट्री है, जो भी काम होता है वो कर देते हैं आराम से। मतलब उनको जितना पे करना होता है उसको पे कर देते हैं। और ये देखिए कॉन्फिडेंस और एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और ट्रस्ट के ऊपर चीजें पड़ती हैं कि गवर्नमेंट कितनी विलिंगनेस है ये काम करने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं पे करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं पे नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं रो रो के पे करते हैं। तो ये तो हो गया इंडिया का डोमेस्टिक वाला चक्कर। अब देखिए बाहर वाले चक्कर में भी, एक्सटर्नल डेप्ट में भी हम ऐसे काम करते हैं कि लोग हमसे शिक्षा ले सकते हैं। तो इस तरीके का काम करते हैं हम। क्या करते हैं आप लोगों ने देखा होगा 1991 में जो क्राइसिस हुआ था, हमने एक्सटर्नल डेप्ट ले रखा था, ठीक है ना। तो जब हमने वो ले रखा था तो हमने किस एक्सट्रीम हद तक हम लोग गए, हम इस एक्सट्रीम हद तक हम लोग गए कि आरबीआई ने जो गोल्ड था वो गोल्ड प्लेन में रख के, हवाई जहाज में रख के बैंक ऑफ इंग्लैंड में पहुंचा दिया था हम लोगों ने। देखो यही बात होती है, इसको कहते हैं कमिटमेंट। वरना हम लोग भी कह सकते थे भैया हमारा जुगाड़ नहीं है, बाद में देखेंगे, अभी ऐसा है, अभी हमसे इस बारे में बात मत करो। तो ये हमारी सीरियसनेस है, हम किसी भी चीज को, ये हमारी वर्ल्ड में अगर देखा जाए, ये हमारी वर्ल्ड में मतलब एक तरीके से इज्जत वाली बात आ गई कि यार हमने ले तो लिया, दे नहीं दिया नहीं है। तो ये इंडिया, देखिए ये इंडिया गवर्नमेंट की बात नहीं है, इंडियन पीपल में भी ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत हद तक। हमारी सोसाइटी इसी तरीके की है यार, हम लोगों की हेल्प करते हैं दिल खोल के। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कभी किसी पे ज्यादा प्रेशर नहीं जानते किसी भी चीजों को लेके। यहाँ पे देखिए डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इसके हिसाब से भी दिखा रहे हैं, इंडिया का यहाँ पे है, ठीक है। इंडिया का देखिए 2007 में कितना था, और अब इसको घटा घटा के इतना ला चुके हैं आज की डेट में हम। पर फिर भी बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमी से बहुत ज्यादा है ये। इनको हमको कंपेयर नहीं करता है, जो वर्ल्ड की जो अच्छी इकोनॉमी है उनके साथ में ज्यादा कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है। उनका तो बहुत ही ज्यादा ज्यादा रहता है यार, उनका एक इकोनॉमी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग है, उनका काम करने का तरीका ही अलग है। अभी समझाया ना आप लोगों की, हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है। तो हमको इसको कंट्रोल करके चलना है अपनी इकोनॉमी के हिसाब से। दूसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में हमें इसको उस तरीके से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उनका इकोनॉमी पैटर्न ही दूसरा है यार, हमारा इकोनॉमी पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमको अपनी इकोनॉमी पैटर्न के हिसाब से इसको कंट्रोल करना है, जितना है इससे और कंट्रोल करके लेके आना है हमको इसको, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है।
अब ए वाला तो फिजिकल कमिटमेंट हो गया, दूसरा क्या है, ये है डेब्ट डायनामिक्स। देखिए ये वाला मैं एक बार को पॉइंट डालने वाला नहीं था, क्योंकि ये ऐसी चीजें कभी पूछी नहीं जाती है। बहुत ही इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक्स बोल रहा हूँ, बहुत ही मैथमेटिकल चीजें, फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं। बस मैंने इसलिए डाल दिया कि आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि है भी ये इसमें, आप लोगों को ये ना लगे कुछ छोड़ दिया इकोनॉमिक्स सर्वे में कि पढ़ाया नहीं है कुछ। तो इसलिए काउंट करने के लिए इसको डाल लिया है। नॉर्मली इसका मतलब क्या है, इसका नॉर्मल मतलब ये है कि किसी भी तरीके से डेब्ट को इंक्रीज होने से रोकना है। ठीक है, डेब्ट को इंक्रीज होने से रोकना है और उसको क्या करना है, उसको फिक्स रखना है। तो ये दो चीजें हैं इसके बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो इंक्रीज होने से रोकना है, एक फिक्स रखना है। दो दो टर्म देख लीजिए, प्राइमरी डेफिसिट और प्राइमरी बैलेंस। जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। फिजिकल डेफिसिट अभी बताया मैंने, जितना हम मतलब जितना हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा जो हमारा रिवेन्यू होता है उससे ज्यादा होता है, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्राइमरी बैलेंस होता है, प्राइमरी बैलेंस जो है उसको डिफाइन किया गया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए आपके लिए क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में बताइए कि ये कहाँ की इकोनॉमी, मतलब जो भी है कहाँ की है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये स्टेब्लिश कब हुई थी। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है ये। ठीक है, एक आधा तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी होना चाहिए। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे और फॉर्मेशन कब हुआ था। दोनों चीजें आप लोगों को बतानी है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है ना। अब इसके हिसाब से क्या चीजें होती हैं, इसके हिसाब से इसने समझाने की कोशिश की है कि नेट बोरोइंग, मतलब जो ये जो प्राइमरी बैलेंस है इसको डिफाइन किया है इन्होंने, कि जो गवर्नमेंट की नेट बोरोइंग है या फिर नेट लैंडिंग कह सकते हैं, जब बोरोइंग होगी उसी को तो लैंड करेगा ना, नेट लैंडिंग कह सकते हैं, उसमें से एक्सक्लूड करना है इंटरेस्ट, जो पेमेंट पे इंटरेस्ट करते हैं, मतलब जो बाहर से हम पैसा लेके आते हैं उसको एक्सक्लूड करना है इसमें से। तो इसलिए इसको प्राइमरी बैलेंस, जो प्राइमरी बैलेंस बोल देते हैं इसको। देखिए ज़्यादा ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने डाल दिया है कि थोड़ा पता होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बस फॉर्मूला याद रख लीजिएगा एक दो चीज़ का। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। बस जो फोकस रखना है वो ये रखना है कि डेब्ट को कंट्रोल करना है, और ज़्यादा बढ़ना नहीं है एक तरीके से, उसको बढ़ने नहीं देना है, कंट्रोल में रखना है नॉर्मल तरीके से, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये बताने का पर्पज था। अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन की तरफ को आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें ये क्या बात करते हैं, देखिए 13 ईयर पहले, मतलब 13 साल पहले FRBM एक्ट आया था एक 2003 में। 2003 में ये एक्ट आया था। एक्ट क्या होता है इसके बारे में अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा। ये FRBM एक्ट आया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये FRBM जब एक्ट निकल के आया था तो इसका नॉर्मल काम क्या था, ये था कि फिजिकल मैनेजमेंट करना है, मतलब कितना ज्यादा हमारे यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, ये सब चीजों को मैनेज करना है। पर जब से लेके आज तक हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। 2013 में हम एक स्मॉल इकोनॉमी आप लोग कह सकते हैं, और तब के डेट में, आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी इकोनॉमी हो चुकी है। उस टाइम पे हम एक बहुत ही पीछे थे, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनसे भी पीछे थे। पर आज की डेट में हम एक मिडिल इनकम इकोनॉमी हो चुके हैं, और एक लार्ज ओपन और ग्रोइंग इकोनॉमी है। मेजर इकोनॉमी से भी आज की डेट में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, जब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आप सुन रहे थे, उन्होंने बोला था कि ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ब्राइट स्पॉट है आज की डेट में हमारी इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी में। तो ये भी एक ऐसा केस हो गया कि आज की डेट में हम बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ठीक है ना, तो इसलिए जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है, बट जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है वो डिफरेंट है। आप लोगों ने पता होगा आप लोगों को क्या, कि आखिर हम इंडिया है, जो भी जो भी करते हैं बड़े देख दाख के करते हैं चीजों को, मतलब जो भी हमारे साथ में होता है बड़ा एक अजीब ही तरीके का काम होता है। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी बड़ी अलग ही तरीके से बढ़ी है, तो अलग ही तरीके से हमारे सारे काम हुए हैं। तो इसीलिए बोले हैं। तो फिर इसी इन्हीं चीजों को देखते हुए जो फिजिकल डेफिसिट है उसको मेंटेन करने के लिए एक रूल की जरूरत थी। अब जो रूल आ गया वो रूल हम लेके आए थे 2013 में, 2003 में। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM। तो ये एक्ट लेके आए थे। तो इस एक्ट का जो बेसिक थीम थी, जो बेसिक टेनेट्स थे इस एक्ट के, क्या था, एक तो मार्केट को ढंग से लेके चलना है। क्यों, क्योंकि 2003 में जो मार्केट थी वो आज की डेट में बहुत तरीके से मॉडिफाइड हो चुकी है। तो उसको एक ऐसे तरीके से लेके चलना है, इस एक्ट को ऐसे बनाना चाहिए जिससे कि ये आज की डेट को और आने वाले फ्यूचर में, मतलब हमारी इकोनॉमी को मेंटेन कर सके। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि रिव्यू होना चाहिए इसका, और जो रिव्यू है उसके हिसाब से 21st सेंचुरी के हिसाब से हमको इसको एक्ट को बताना है। अब यहाँ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, कंक्लूजन में इन्होंने ये दिया कि FRBM को रिव्यू करो। अब आप FRBM एक्ट के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। FRBM एक्ट है क्या। 2003 में FRBM एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों बनाया गया, फिजिकल डिसिप्लिन रखने के लिए, मतलब प्रॉपर वे में काम हो कि कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, ज्यादा ना कहीं से खर्च हो, ज्यादा ना मतलब उल्टा सीधा काम हो, जिससे कि इकोनॉमी प्रॉपर वे में काम करती रहे। फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए और एक मैनेजमेंट बनाने के लिए, मैक्रो इकोनॉमी का बोल रहे हैं,
माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस समझ में आता है ना? दो एनसीईआरटी है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो होती है छोटे लेवल पे। माइक्रो का मतलब है कि जैसे आप अपनी घर का या अपनी किसी कंपनी का मेंटेन कर रहे हैं चीजों को, और मैक्रो मैक्रो का नाम लेते ही हम बात करते हैं फिर कंट्री की और वर्ल्ड की। तो माइक्रो और मैक्रो में ये डिफरेंस होता है, ठीक है? तो जो मेन पर्पस था वो एलिमिनेट था, जो रिवेन्यू डेफिसिट था उसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट किया जाए। और 2008 में इसका टारगेट क्या रखा गया? 2008 में टारगेट रखा गया 3% ऑफ द जीडीपी, जीडीपी का 3% होना चाहिए। और 2016 कवर हो गया हमारा, आज की डेट में भी 3.5 तक हम टारगेट लगा के चल रहे हैं, मतलब इसको हम अचीव कर पा रहे हैं, वो भी जोर लगा के। तो ये चीजें चल रही है, देखो कितना था, 8 साल बाद बात कर रहे हैं हम इसकी। पर 2003 में हमने डिसाइड किया, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी अच्छे लेवल पे बढ़ रही थी। 2007 में क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2007-8 में जो आया था, उसके बाद में वही रिसेशन, फिर हमने क्या किया, इसको सस्पेंड कर दिया जो हमारा टारगेट था, कि कोई बात नहीं आगे देखेंगे। 2011 में इकोनॉमी रिकवरी करना थोड़ा स्टार्ट होने लगी, तो फिर से एफआरबीएम इसको कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया गया। और एनके सिंह, नाम याद रखना, एनके सिंह कमेटी चेयरमैन है जिसका रिव्यू कर रहे हैं। और इसकी रिपोर्ट अभी देखो कब आती है, इसकी रिपोर्ट फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को ये रिव्यू कर रहे हैं। तो इसके बेस पे अब आगे काम किया जाएगा, इसके बेस पे अब टारगेट बनाया जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5। ओके, तो अब आप लोगों के लिए इस चैप्टर की जो पीडीएफ है, वो उसका आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा नीचे, टेलीग्राम से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीछे वाले जितने लेक्चर मैंने लिए थे उनकी सबकी पीडीएफ मैंने फेसबुक पे भी अपलोड कर दी थी और टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दी थी। जहां से आपको सुटेबल लगे आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लर्निंग प्राइसलेस है, लर्निंग का कोई प्राइस नहीं है। जितना आप यहाँ से सीखते हैं मेरे से, जो मैं पढ़ाता हूँ, उतना आप किसी को सिखाइए तो तभी उसका बेनिफिट है। लोगों को सिखाइए, चीजों को शेयर कीजिए, और देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा यार अगर लोगों को सिखाएंगे। तो इसलिए जब भी कहीं सिखाने का मौका मिलता है ना, दिल खोल के सिखाइए और खुश रह के सिखाइए। आप और हम जैसे लोगों को ही अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है आने वाले वर्ल्ड में। आप और हम जैसे लोग ही काम करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी एक अच्छे लेवल में बढ़ेगी, ठीक है? तो जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को भी शेयर कीजिए, पीडीएफ भी अपने दोस्तों को दिखाइए, दिए पीडीएफ भी दो दोस्त को, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए उसके नीचे, जिससे कि मुझे पता चल के कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, सारी चीजों आपको, जिससे कि चीजें मेरे तक पहुंच सके, ठीक है ना? चलिए, तो और बस इतना ही है, जितना हो सके यार चीज़ों को अच्छे से कीजिए, अपना एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि कभी भी मैं यहाँ पे कोई भी अगर लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है ना? तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।